गुड मॉर्निंग बच्चों और मेरे शिक्षक साथियों, मैं अनिल कुमार सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ से। आज हम एनएमएस परीक्षा के अंतर्गत मानव कंकाल पर आधारित कुछ एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के विषय में चर्चा करेंगे जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ बच्चों ऐसे प्रश्न भी हैं जो आपने पहले लिख रखे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों ग्रुप में जुड़े हुए जिन्होंने ये पहली बार सुने हों। तो उनके लिए सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन से चालू करेंगे जो सबसे कॉमन है और हर बच्चे को पता होता है लगभग, कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि बच्चा जो होता है, बच्चा, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि 300 हड्डियाँ कम कैसे हो जाती हैं? हाँ बताइए। हाँ, विकास होगा तो संख्या बढ़नी चाहिए। देखो, बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हड्डियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो कुछ जो छोटी हड्डियाँ होती हैं वो जुड़कर एक रूप ले लेती हैं और उनकी संख्या पर कम हो जाती है। तो इसी तरह बचपन में 300 हड्डियाँ होती हैं और वयस्क पुरुष की, इसको वयस्क पुरुष बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। 206 हड्डियाँ वयस्क पुरुष यानी 25 साल से लेके 45 वर्ष के व्यक्ति में होती हैं। वैसे होती सब में ही है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अब प्रश्न आता है कि हड्डियाँ बनी किसकी होती हैं? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट की हड्डियां बनी होती हैं। ठीक है। अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फेट कम होता है और इसमें सल्फर भी पाया जाता है। हड्डियों के बीच में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अगर नहीं पता तो लिख लो इसका आंसर। हड्डियों में इयोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इयोसिन, ये मैंने लिखा है तुम्हें। और ये मज्जा में पाया जाता है। किसमें? मज्जा यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही खून का निर्माण होता है। किसका? रक्त का निर्माण। अक्सर बच्चों के मन में ये भ्रांति होती है कि खून का निर्माण दिल में होता है। दिल खून को पंप करता है, ना कि निर्माण करता है। ठीक है। तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है। अस्थि मज्जा होती है हड्डियों के भीतर का एक सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। उसी को मज्जा कहते हैं या अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है। इसमें रक्त का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारे पास मानव कंकाल का एक प्रारूप है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में इसको हम बोन्स का या हड्डियों का भी होते हैं। तो इसको मैं समझाता चलूँगा आपको, जहाँ जहाँ दिक्कत होगी। तो आप इन भाई साहब को देख रहे हो। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो इस पे देखें सर कंकाल पे। ये हड्डी जो होती है यहाँ से लेकर कूल्हे से लेकर घुटने तक की, यानी फीमर, इसको क्या बोलते हैं? ये फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अक्सर बच्चों के मन में ये दुविधा होती है कि लंबी तो रीढ़ की हड्डी होती है, तो बड़ी क्यों होती है? तो यहाँ पर हम रीढ़ की हड्डी अगर देखें तो इन भाई साहब की है नहीं रीढ़ की हड्डी, लेकिन यहाँ से हम रीढ़ की हड्डी का अवलोकन कर सकते हैं। सर्वाइकल हड्डी से लेके पुच्छ कशेरुका तक, ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ये कहलाता है पुच्छ कशेरुका, यानी टेल रीजन। मनुष्य की पहले हजारों वर्ष पहले पूंछ हुआ करती थी। क्यों पूंछ होती थी? क्योंकि हमारे पूर्वज कौन रहे? बंदर। बंदरों से और चिंपैंजी से, गोरिल्ला से, इनसे हमारा उद्ध विकास हुआ है लगातार, और समय के साथ साथ हमारी पूंछ जो है विलुप्त होती गई। लेकिन वो कशेरुका आज भी हमारी सबसे लास्ट जो रीजन होता है, 1 से लेके 33वां खंड, या अगर नीचे से ऊपर चलें तो पहला खंड पुच्छ कशेरुका होती है। आप सब अब उसको टच करके महसूस कर सकते हैं कि लास्ट हड्डी यही है। यहाँ पर हमारी पूंछ होती थी। तो जो पूंछ होती है बच्चों, वो पूंछ ना होकर रीढ़ की हड्डी का बड़ा हुआ हिस्सा होता है। जैसे पशुओं में होती है, गाय में, भैंस में, बंदर में और लंगूर में, बकरी में। तो ये एक तरह से स्पाइन एनलार्ज हो जाती है और शरीर से बाहर विकसित हो जाती है। ठीक है। तो हम बता रहे थे रीढ़ की हड्डी में कितने जॉइंट होते हैं? 33 खंड। रीढ़ की हड्डी अकेली नहीं है, रीढ़ की हड्डी जो है हड्डियों का समूह है। उसमें 33 छोटे छोटे वर्टिब्रास जो होते हैं,
यानी खंड जो होते हैं वो मिलकर उसको रीढ़ की हड्डी का रूप देते हैं। इसको मेरुदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुदंड। और मेरुदंड के जो खंड होते हैं वो जिससे जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु माने ऐसा धागा जिससे रीढ़ की हड्डियां जुड़ी होती हैं, उसे बोलते हैं मेरुरज्जु। रज्जु माने धागा होता है। मेरुदंड, इसमें 33 खंड होते हैं। ठीक है, पल्ले क्लास में जाके शांत करके आओ, बच्चे की आवाज़ आ रही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम। मानव कंकाल में कुल मांसपेशियां कितनी होती है? मसल्स 639 बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन इसको राउंड फिगर में हम 700 कह देते हैं, घटता बढ़ता हुआ। ठीक है, तो मानव शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं वो 639 होती हैं और इसको हम 700 भी कह सकते हैं। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 700 या 639। ठीक है, कुछ मसल्स जो है शरीर में अलग अलग संख्या होती है। छोटे बच्चे के शरीर में कम होती हैं और वयस्कों में अधिक होती हैं, तो उनको एवरेज मानकर 700 कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लिखें। कान और नाक किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेज। देखो बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा हम अपने कानों को छूकर देखते हैं तो मुलायम लगते हैं, और टीचर भी कान मरोड़ देते हैं अच्छी तरह। और पहलवान में जो कुश्ती लड़ते हैं उनके कान ही टूटे होते हैं ये, क्योंकि कान पे ही हाथ पड़ते हैं कुश्ती लड़ते समय। और नाक को भी हम छू के देंगे तो इधर उधर हिला सकते हैं। तो ये मुलायम हड्डी होती है जिसको उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थि। और अंग्रेजी में कार्टिलेज के बने होते हैं ये कान। बाह्य कर्ण पेशियां स्तनधारियों की या मैमल्स की सबसे बड़ी पहचान ये है, मनुष्य वर्ग की पहचान ये है कि उनके कान बाहर निकले रहते हैं। ठीक है, अब जितने भी जानवर हैं वो सब स्तनधारी में आते हैं जिनके कान बाहर होते हैं। अब आप पहचानिए कौन कौन से हैं? बकरी, गाय, गधा, घोड़ा, खरगोश, कान बाहर है ना। तो ये जितने भी जानवर होते हैं मनुष्य वर्ग में आते हैं, और हम भी जानवर ही हैं। मानव जो है सबसे सुधरा हुआ जानवर होता है, और कभी कभी मनुष्य ऐसी हरकतें भी कर देता है कि वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना मैं शेर हूँ, तो वो जानवर वाली प्रवृत्ति आ जाती है कि हम शेर हैं। लिखो अगला क्वेश्चन। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? वेरी गुड। लोअर जॉ जो होता है, निचला जबड़ा, वो सबसे मजबूत होता है। ठीक है, और अगर आपको यकीन ना हो तो किसी की पीठ में चुभा के देखना, ऐसे थोड़ी ऐसे करा के, तो वो तुरंत ही बिलबिला जाता है। ये जो हिस्सा होता है चिन्ह, हमारी थोड़ी जो है किसी की तो नुकीली होती है, किसी के आगे थोड़ा सा कर्व्ड होती है, लेकिन इसका शेप ऐसा बनाया है ईश्वर ने कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकत लिए होती है, बहुत मजबूत, आसानी से नहीं टूटती। जितने भी बॉक्सर होते हैं पता नहीं कितने घूसे मुंह पे खाते हैं, लेकिन फिर भी ये वाला निचला जबड़ा आसानी से टूटता नहीं है। टूट भी जाए तो ये वाला जो हिस्सा है ये इनकी तो है ही ना। इसमें देखेंगे ये जो हिस्सा है, ये वाली हड्डी, ये सबसे मजबूत होती है। बनी सब कैल्शियम फॉस्फेट की होती हैं, लेकिन इनकी आंतरिक संरचना के आधार पर कुछ हड्डियां जो हैं अधिक मजबूत होती हैं, कुछ कमज़ोर होती हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न ये आता है कि शरीर के कौन से अंग में डबल हड्डियां पाई जाती हैं? बताएं। हड्डी के नाम नहीं बताने, कलाई की हड्डी और टांग की हड्डी लिख लो इसको। लिख रहा है तो बढ़िया बात है। देखो, कलाई की जो हड्डी होती है उसमें पाया जाता है रेडियो अल्ना। इन दोनों हड्डियों के नाम है रेडियो और अल्ना, दोनों बहनें हैं ये। अब सबसे अधिक फोर्स जो है या सबसे ताकत का काम हम इन्हीं हड्डियों के द्वारा करते हैं। बाल्टी उठाना हो, बोझ उठाना हो, या मसल्स बनानी हो, एक्सरसाइज करनी हो, इसलिए ये डबल होती हैं। ठीक है, अटैक करने के लिए और डिफेंस करने के लिए इन्हीं हिस्सों का ज़्यादा यूज करते हैं हम। तुमने फाइटर देखूंगा ऐसे हाँ, ठीक है। और ये वाली, ये जो टांग होती है ये वाली, हम अपनी को दिखाने इन्हें दिखाएं। ये देखो, ये यहाँ से देखेंगे हम, ये टीबिया फिबुला है। देखो इसमें डबल दिख रही है,
ऐसे देखिए डबल दिख रही है, ये टीबिया फिबुला होती है घुटने से लेकर टखने तक। टखना माने जहाँ से पैर शुरू होता है, घुटने से टखने तक की हड्डी जो होती है उसको बोलते हैं टीबिया फिबुला। क्या बोलते हैं? इसको टांग की हड्डी भी कह सकते हैं, टांग, टीबिया फिबुला। ठीक है ना? तो शरीर की दो अंग ऐसे होते हैं जहाँ डबल हड्डी पाई जाती है, कलाई की हड्डी और टांग की हड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य का मेरुदंड कितना लंबा होता है? देखो ये मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है सेंटीमीटर में, लिखा है ये 60 to 70 सेंटीमीटर, 60 से 70 सेंटीमीटर तक लंबा होता है शरीर की रीढ़ की हड्डी। ठीक है ना? ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ये वाली, ये यहाँ से सर्वाइकल यानी खोपड़ी से लेके पुच्छ कशेरुका तक, इसकी लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। हर मनुष्य में 1-2 सेंटीमीटर का अंतर आ जाता है, लेकिन उसको हम इवन मान लेते हैं कि इतनी ही होगी। ठीक है, अब लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो, कौन से कशेरुकियों में, यानी कौन से कशेरुकी जीव में, कशेरुकी का मतलब ऐसा जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए, कशेरुकी, कौन से कशेरुकी जीव में बाह्य कंकाल नहीं होता? बाह्य कंकाल नहीं होता। देखो कंकाल बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः कंकाल और एक बाह्य कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल भी होता है जिसमें उपास्थि की हमारी बाहर जो हड्डियां दिखती हैं हमारी, वो नाक और कान है स्पेशली। ठीक है, यही तो बाहर होते हैं। इसका आंसर लिखिए, उभयचर या एम्फीबिया। उभयचरों में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। उभयचर का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो दिन में और रात में दोनों समय शिकार करते हो या चलते फिरते हो, उभयचर। ठीक है, एक रात्रिचर होता है, एक दिनचर होता है, और जो दोनों में चले वो उभयचर। ठीक है, इसमें एम्फीबिया आते हैं, यानी एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग जो है मेढक का वर्ग है। किसका? मेढक, छिपकली, ये सब इसी में आते हैं, एम्फीबियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स ऊतक नहीं होता, टेंडेंट बोलते हैं उसे। ठीक है, लिख लो, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडेंट। टेंडेंट भी लिगामेंट्स ही का एक प्रकार है। ठीक है, टेंडेंट से मेरे ख्याल से पसलियां किससे जुड़ी होती है? मैंने तुम्हें लिखा है क्वेश्चन, पसलियां अलग जुड़ी होती हैं। क्या नाम था उसका? टेंडन ही है शायद, कंडरा, टेंडन और लिगामेंट्स, तीन होते हैं ना। कंडरा से क्या जुड़ा होता है? चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। हड्डी मांसपेशियां टेंडेंट से जुड़ी होती हैं। टेंडेंट। ठीक है, अगला लिखें, हड्डियां किन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं? ये नया क्वेश्चन है। मीजोकाइम। हड्डी किस कोशिका से मिलकर बनी होती है? मीजोकाइम। कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? किसका? मीजोकाइम लिख तो दिया।
अब कीड़े मकोड़े देखे हैं तुमने, बिच्छू, कांतर, कॉकरोच, चीटा, चींटी, ये किसके बने होते हैं बाहरी रूप से? बहुत आसान सा कंकाल होता है, हम पैरों से रगड़ देते हैं, इसको मार भी सकते हैं। तो ये होता है काइटिन का। किसका? काइटिन। अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी हमने क्वेश्चन टेस्ट में पूछा था कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो हमने उसमें ऑप्शन दिए थे 12 जोड़ी, 24 जोड़ी, 24 या 23 जोड़ी। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो पसलियों की संख्या 24 होती है, यानी 12 जोड़ी। ठीक है, जिसे ना पता हो वो लिख ले। अगला लिखिए। दंतवल्क जानते हो क्या होता है? दंतवल्क, अगर परीक्षा में यही आ गया फिर क्या करोगे? दंतवल्क, दंत माने तो दांत होता है, और वल्क का मतलब दांत का ही कोई हिस्सा होगा। दांत की सबसे ऊपरी सतह, जिसको बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये प्रश्न ऐसे है कि शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? दांत का एनेमल या दंतवल्क। ठीक है, लिख लीजिए दंतवल्क या दांत का एनेमल। एनिमल मत कर देना। अगर ये पूछा जाए कि शरीर में सबसे मजबूत भाग यही होता है, सैकड़ों साल तक हमारे दांत ऐसे ही रहते हैं कंकाल गलने के बावजूद भी। कुछ हड्डियां तो हमारी डिकम्पोज हो जाती हैं, लेकिन दांत सबसे लास्ट में गलता है। ठीक है, इसको दंतवल्क भी बोलते हैं। मैंने लिख दिया ना दंतवल्क। एनेमल परीक्षा में नहीं आया, मान लो दंतवल्क दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखें। ऑर्थोप्लास्टी किसे कहते हैं? ऑर्थोप्लास्टी कोई बताया? मैंने बताया ये क्वेश्चन, बताओ खुशी। किसी को कोई आइडिया है? नहीं। ऑर्थोप्लास्टी का देखो, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होता है ये ऑर्थो से बना। ऑर्थो जो होता है, ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? और हड्डियों का जो विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, या ऑर्थोपेडिक्स के। और हड्डियों की जो विज्ञान होती है उसको कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। क्या बोलते हैं? अगर ना याद हो तो लिख लेना, हड्डियों के विज्ञान को बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक। अभी बोल रहे हैं ऑर्थोपेडिक। ठीक है, अब हमने यहाँ प्रश्न पूछा ऑर्थोप्लास्टी, तो इसका मतलब इसका संबंध हड्डी से ही है। ठीक है, ऑर्थो प्लस प्लास्टी यानी हड्डियों को इधर से उधर करना। ठीक है, तो ऑर्थोप्लास्टी का मतलब होता है जोड़ों का सफल प्रत्यारोपण। जॉइंट्स को शिफ्ट करते हैं, जोड़ों का प्रत्यारोपण। अब देखो प्रत्यारोपण शब्द क्या होता है? ट्रांसप्लांट। क्या? ये तो अंग्रेजी होगी ट्रांसप्लांट। प्रत्यारोपण का अर्थ क्या हुआ? हाँ, एक फसल अब ऐसी होती है जिसका हम प्रत्यारोपण करते हैं। बताओ कौन सी है? धान। बिल्कुल सही जवाब। धान हम छोटी क्यारी में बोते हैं, उनके एक एक तिनकों को प्रत्यारोपित करते हैं। जून के महीने में हम पौधे भी प्रत्यारोपित करते हैं। जो नर्सरी होती है, ध्यान दें, नर्सरी जो पौधशाला जिसे बोलते हैं, या नर्सरी। नर्सरी का मतलब क्या होता है? हाँ, जहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाए जाते हो, उनको नया जीवन दिया जाता हो। ठीक है, तो जो पेड़ पौधों की फसल जो नर्सरी तैयार की जाती है वो वहाँ पर बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उसको हम खरीद के लाते हैं और अपने गमलों में या बगीचे में लगाते हैं और बढ़िया भोजन पानी देते हैं, तब वो बड़ा वृक्ष बनता है। तो जिस तरह पौधों की नर्सरी होती है, उसी तरह छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं क्लास में, बोलते हैं नर्सरी क्लास में है। इसका मतलब उसमें बहुत छोटे बच्चे पढ़ते हैं नर्सरी में। तो ठीक है, ऑर्थोप्लास्टी का मतलब जोड़ों का प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण हमने समझाया, एक हड्डी को दूसरे स्थान पर लगाना सही तरीके से और सफल तरीके से। दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन या प्रत्यारोपण। समझ गए?
तो सबसे पहला जो प्रत्यारोपण था ऑर्थोप्लास्टी का, वो एक क्रिश्चियन बर्नार्ड थे साइंटिस्ट, उन्होंने किया था। ठीक है, तो ऑर्थोप्लास्टी का अर्थ लिख लो, जोड़ों का प्रत्यारोपण। इसको प्रतिस्थापन भी कहते हैं, बात एक ही है, प्रतिस्थापन। हो सकता है बोर्ड पे आपको दिखाई ना दे तो सुनने से काम चलाना। ठीक है, और जब मजबूत हड्डी जो होती है वो केवल निचला जबड़ा ही नहीं होता, दोनों जबड़े मजबूत होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अधिक पूछा जाए सबसे अधिक कौन सा मजबूत होता है, तो निचला जबड़ा, लेकिन मजबूत दोनों ही होते हैं। तुमने देखा है ना, जितने भी जानवर देखे हैं, शेर, चीता और शिकार करने वाले जानवर, उनका जबड़ा इतना मजबूत होता है कि वो उसी से जिंदा इंसान को मार के खा जाते हैं। देखा है ना। अगला लिखिए, मसल्स हड्डी से किससे जुड़ी होती हैं? ये मांस जो है हड्डियों से किस चीज से जुड़ा है? ये लिखा है मैंने, कंडारा, कंडरा लिखा है था, कंडरा उससे जुड़ा होता है, लिख लो। मांसपेशियां हड्डी से किससे जुड़ी होती हैं? इसको बोलते हैं कंडरा। ठीक है, कंडारा कर लो। कितने क्वेश्चन हो गए? अच्छा ये बताओ, हमारे शरीर में कितनी अस्थि वो होती हैं, संधियां? मुख्य मुख्य बताइए। एक का संधि पता है? संधि? हाँ, जॉइंट्स, गेंद गड्ढा और अचल संधि। खोपड़ी में कौन सी संधि होती है? उसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट या अचल संधि। ठीक है, तो मनुष्य के कपाल में, खोपड़ी को कपाल भी बोलते हैं। ठीक है, कपाल में कौन सी संधि होती है? इसको बोलते हैं अचल संधि या फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, देखो संधि तो होती है लेकिन चलती फिरती नहीं है, जोड़े रहती हैं। ये खोपड़ी जो होती है जिसमें हमारे बाल हैं स्थित, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना है। किससे? 8 हड्डियों के टुकड़े आपस में जॉइंट हैं। कभी चोट लगती है तो कभी कभी वो जॉइंट खुल जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, और खोपड़ी की चोट जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूं बच्चों, कि आप खेल खेल में कभी भी पीछे गिरने की कोशिश मत करना। अगर बैक साइड से हम गिरे तो ये पिछला हिस्सा जो होता है ये बहुत कमज़ोर होता है, और यहाँ बहुत जल्दी चोट लगती है और घाव भी जल्दी होता है, और इंटरनल ब्लीडिंग के बाद हम पैरालिसिस हो सकता है, हमें लकवा मार सकता है। तो कभी भी खेल खेल में टांग मार के किसी को पीछे मत गिराना, खतरनाक खेल है ये। अगला क्वेश्चन लेके, देखो वृद्धावस्था में हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? बुढ़ापे में देखते ना, बुढ़ापे में हड्डी टूट जाती है तो जुड़ती नहीं है। क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण। लिख लीजिए, वृद्धावस्था में हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन की भाषा बदल के हम देखते हैं कि तुम बता पाओगे कि नहीं।
मानव शरीर में सबसे लघुत्तम हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और महत्तम? उल्टा बोल रही हूँ। लघुत्तम माने लघु माने छोटा, लघुत्तम माने छोटे से भी छोटा, यानी सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेप्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्टेप्स। और महत्तम कहलाएगी फीमर। ठीक है, सबसे लंबी। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और फीमर के 2-3 नाम और हैं। फीमर है, जंगास्थी है और उर्वस्थी। उर्वस्थी, ठीक है। उर्वस्थी भी जंगास्थी होती है, फीमर होती है और जांघ की हड्डी होती है। ठीक है ना। तो अगर ये प्रश्न आ जाए तो कान आप समझ लीजिए, कान किसके बने होते हैं? मैंने अभी बताया था, कार्टिलेज। और नाक और कान कार्टिलेज के बने होते हैं, यानी उपास्थि। ठीक है ना। और मैं बता रहा था कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 3। एक कान में 3, दोनों में 6 हो गई। तीनों के नाम पता है? लिख लो। कान में क्रमशः कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? क्रमशः माने क्रम से। उनका नाम है मेलियस, इंकस, स्टेप्स। ठीक है, इनको बोलते हैं MIS यानी मिस। ठीक है, तो कान में कौन पाया जाता? मिस। मिस हड्डियां यानी मेलियस, इंकस, स्टेपीज। सबसे बड़ी मेलियस, उससे छोटी इंकस और सबसे छोटी स्टेपीज। इनके काम क्या होते हैं? आखिर कान में हड्डियों की जरूरत ही क्यों है भीतर? ये ध्वनि के कंपनों को पकड़कर कान के पर्दे तक पहुंचाती हैं। इनका ये काम होता है। साउंड वाइब्रेशंस ध्वनि कंपनों के रूप में चलती है ना। अच्छा, एक और बात बताओ, ये कान हमारे बाहर की तरफ निकले हुए क्यों होते हैं? वीडियो वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे। क्या जवाब दिया? एक जना जवाब दो कोई। क्योंकि ध्वनि के बाद टकराकर सीधे कान में। हाँ, ध्वनि के कंपन यहाँ से टकराकर कान के पर्दे तक पहुँच सकें। ठीक है, इसीलिए जो बहरे ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति होते हैं वो ऐसे कान लाते हैं। हाँ लला, क्या कह रहे हो? ऐसे करने से इस एरिया का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ध्वनि के कंपन यहाँ टकराते हैं और कान में प्रवेश कर जाते हैं, तब वो सुन पाता है। ठीक है ना, समझ गए? तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे मानव कंकाल पर। कोशिश की है कि सब कुछ अच्छे से समझा पाया हूँ, लेकिन अगर कहीं भी कुछ भी छूटता है या कुछ गलत हो जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर आपने ये गलत बताया था। और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और ऐसे ही हम आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। NMS के पेपर की तैयारी ज़ोर शोर से करें। परीक्षा बहुत नज़दीक है। अब ये समझ लो कि परीक्षा आ ही गई। 5 नवंबर सन 2023 को सरस्वती इंटर कॉलेज में 8 बजे से 11 बजे पेपर होना है। सभी हाथरस वासियों का, हाथरस के जितने भी बासिंदे हैं, रहने वाले बच्चे जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जिन्होंने NMS का आवेदन किया है, उनके लिए। तो उम्मीद है आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। और जिन बच्चों को फिजिकली पढ़ना है, एक बार और मैं मैसेज डालता हूँ, ग्रुप में मैसेज लिखता ही रहता हूँ मैं, जिनको मेरे से डायरेक्ट पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, किसी भी कॉलेज का हो, NMS का विद्यार्थी होना चाहिए, तो वो डॉक्टर अंबेडकर वाचनालय पुस्तकालय, रोदायन रोड, सासनी में मैं सुबह 7:30 से लेके 8:30 बजे तक की क्लास लेता हूँ। आप वहाँ आएँ और शिक्षा का लाभ लें। उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।